Hello friends, welcome to our channel Star Physics IITB. I hope you are fit and fine. और आज हम जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ये बहुत ही फैंटास्टिक एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं, आप ये बिलीव करेंगे कि हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो वर्ल्ड में देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का। डजंट बिलीव मी? ओके, कंसिडर दिस. What is the common between the following things? First, sunlight या artificial light. Second, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर जो हम मशीन्स में यूज करते हैं. थर्ड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और फोर्थ, सिंपल कॉम पेपर एक्सपेरिमेंट. तो इनके बीच में जो कॉमन थिंग है वो क्या है? कॉमन थिंग ये है कि इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन. तो आप देखिए ये कि इसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्जेक्ट की. तो है ना ये फैंटास्टिक सब्जेक्ट. और इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता. हर एग्जाम में इसकी 10% की वेटेज रहती है, चाहे वो हमारा IIT जैम हो या नेट JRF हो या TIFR हो या जेस्ट एग्जाम हो. कोई भी एग्जाम हो इसके बिना अधूरा है. बट आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूं और हम मिलके EMT सब्जेक्ट को क्रैक करेंगे. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज शानू अरोरा and I am currently pursuing my masters in physics from one of the finest college in India, that is IIT Bombay. I secured all India rank 25 in IIT JAM 2019 exam. I did this when I was in third year BSc in my Shri Venkateshwar College, Delhi University. अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या सिलेबस रहेगा और कौन कौन से टॉपिक हम फॉलो करेंगे इस सीरीज़ में. तो ये है IIT जैम का सिलेबस, और जो कि मैंने IIT जैम की वेबसाइट से ही लिया है. और मोर और लेस ये भी नेट JRF, जेस्ट और TIFR का ही सिलेबस है. सेम यही सिलेबस फॉलो होता है वो भी. तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे. जो मेन टॉपिक रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी रहेगा और मैग्नेटिज्म रहेगा, फिर एक रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगी, तो पहले अप्रोच ये रहेगी कि मैं आपको पहले टॉपिक का, हर लेक्चर की स्टार्टिंग में एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हुआ करेगा. फिर मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस या उसका एप्लीकेशन या फिर उसका हिस्ट्री का पार्ट बताया करूँगा. बिकॉज आई फील इज क्यूरियोसिटी तभी बढ़ेगी आपकी इस सब्जेक्ट को जानने के लिए जब आपको ये सारी चीज़ें, फिजिकल सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री पता होगी. एंड जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा है, क्यूरियोसिटी इज़ द लस्ट ऑफ द माइंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्यूरियस हो इस सब्जेक्ट को जानने के लिए. फिर थर्ड पॉइंट अगर हम करेंगे, फिर हम इसके डेरिवेशंस करेंगे, जो भी टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन होगा. फिर हम आएंगे एग्जाम्पल्स पे. एग्जाम्पल्स करवाऊंगा मैं यहाँ पे आपको. और एक या दो कोशिश रहेगी कि जेट और जैम और नेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही चलते रहें. फिर आपके एक्सरसाइज के लिए, होमवर्क के लिए हर वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 6-7, जिसका सॉल्यूशंस हम अपने एक टेलीग्राम ग्रुप और पेज पे डालेंगे. उसमें से आप उनके सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, जिस टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में. तो कुछ कुल मिला के हमारी लेक्चर सीरीज़ इस तरह दिखेगी. पहला टॉपिक होगा MP, फिर आएगा कूलम फोर्स, फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आएगा गॉस लॉ, और ऐसे करते करते हम खेल के आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो चले शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा IITian. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस डेल ऑपरेटर से. डेल ऑपरेटर क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी डो बाय डो एक्स आई कैप, डो बाय डो वाई जे कैप एंड डो बाय डो जेड के कैप. तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, डेल्टा क्या होता है वैसे? डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर दैट एक्ट्स अपॉन और ऑपरेट्स ऑन अ क्वांटिटी. तो यानी कि एक्ट या ऑपरेट करता है. ऑपरेट कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. तो वाई वेक्टर ऑपरेटर, ऐसा नाम क्यों दिया गया इसको, वेक्टर ऑपरेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मतलब मल्टीप्लीकेशन जैसे कि एक वेक्टर होता है ना, वैसे ही ये भी मल्टीप्लाई होता है. तो ये एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट. लेट्स टेक अ वेक्टर A, और हमें पता है जो एक वेक्टर A होता है वो 3 तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है. स्केलर के साथ कैसे होगा? A कैप आ जाए, A वेक्टर आ जाएगा, ठीक है. विद अ वेक्टर B तो हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं. 2 तरह कैसे? A डॉट B डॉट प्रोडक्ट, या फिर A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट. वैसे ही हम डेल को भी कर सकते हैं. डेल को या तो हम स्केलर फंक्शन से करेंगे तो ये डेल फाई आ जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको ग्रेडियंट बोल देंगे.
अगर हम इसको वेक्टर फंक्शन के साथ करते हैं उसको दो तरह से कर सकते हैं। दो तरीके कौन से, एक डेल डॉट वी जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, और एक जो होता है हमारा तरीका डेल क्रॉस वी, उसको हम कर्ल कह देते हैं। ये आ गया, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ये हो गया ग्रेडियंट हमारा, डेल डॉट वी हो गया मेरा डाइवर्जेंस और डेल क्रॉस वी हो गया मेरा कर्ल। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन क्या हो जाएगा, डो बाय डो एक्स फाई आई कैप, डो बाय डो वाई फाई जे कैप एंड डो बाय डो जेड फाई के कैप। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट, यानी कि मैं हर फाई को मतलब x से डिफरेंशिएट, फिर y से, फिर z से, और i कैप ये एक वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो फाई क्या है हमारा, x y z एक स्केलर फंक्शन है, और फाई कहाँ से कहाँ तक जाता है हमारा r and to r when we put value of x y z in phi x y z a point in x। यानी कि जब हम फाई में वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड की तो वो एक रियल नंबर देता है हमें, इसको कहते हैं स्केलर फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो है फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, तो बात करें इसके फिजिकल मीनिंग की, तो फिजिकल मीनिंग क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज द डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी। यानी कि मतलब हम इसकी अगर किसी स्केलर फंक्शन को ग्रेडियंट कर दूं तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो उसका डायरेक्शन जो होगा वो फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ द फंक्शन होगा एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पे वो फास्टेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा, और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा फिजिकल मीनिंग, यानी कि एक रेट ऑफ इंक्रीज देता है वो भी मैक्सिमम वे में। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका EMT से ही। तो एग्जांपल ये है कि अगर हम फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की कैसे भी वैल्यू चेंज करूं फाई की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगी, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूड सरफेस। और EMT में वैल्यू हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से भी जानते हैं, जिसपे सारा पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इस सरफेस का, ऐसे सरफेस का अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमेशा ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द सरफेस आएगी। ठीक है, और ये हम अगर थोड़ी बहुत EMT हमने जैसे पहले पढ़ी है तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अभी हम देखेंगे ये डेल फाई की जो डायरेक्शन बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी आगे। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्यों डेल फाई हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, कैसे आएगा। चलिए आते हैं प्रूफ पे। ये दो मैंने सरफेस ड्रॉ कर लिए, अब फाई कांस्टेंट और फाई प्लस डी फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। डी फाई एक स्मॉल चेंज है हमारे सरफेस में, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दोनों सरफेस से, और ये दो पॉइंट ले लिए मैंने दोनों अलग अलग सरफेस पे A एंड B, और इनके बीच में जो वेक्टर है उसको मैंने डेल आर नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है गिवन हो गया मेरे का फाई इज इक्वल्स टू C और फाई प्लस डी फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब AB जो डेल आर है मैं क्या करूंगा, डेल फाई डॉट डेल आर निकालने की कोशिश करता हूं कि क्या आता है, देखते हैं। ठीक है, तो डेल फाई डॉट डेल आर क्या आ जाएगा, हमें पता है डो बाय डो एक्स फाई आई कैप, डो बाय डो वाई फाई जे कैप, डो बाय डो फाई जेड कैप डॉट डी आर डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आई से आई वाला टर्म मिल जाएगा, डी फाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, डो बाय और डो फाई बाय डो वाई इंटू डी वाई, एंड डो फाई बाय डी जेड डी जेड आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, टोटल डेरिवेशन और डी फाई। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। नाउ इफ डो फाई जीरो, अब मैं कंडीशन पुट कर रहा हूं कि डो डी फाई, अब मैं कंडीशन क्या पुट कर रहा हूं, डी फाई मैंने जीरो ले लिया तो बोथ सरफेस आर इक्वल, क्योंकि डी फाई जीरो ले लिया, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमारा डी आर जो हो जाएगा, डेल्टा आर जो लिया है ए बी, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों पॉइंट ए और बी क्या हो जाएंगे, सेम सरफेस पे हो जाएंगे, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि मैंने डी फाई जीरो कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डी फाई जीरो पुट कर दूं अपनी पहली वाली इक्वेशन में, तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, डेल डॉट फाई डॉट डी आर डेल हमारा जीरो आ जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि डेल फाई जो मेरा ए बी है, तो मेरा डेल फाई ग्रेडियंट
इंटू डेल आर जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो आ गया। तो दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब ए डॉट बी उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है जीरो होता है। तो यहाँ पे डेल फाई जो है परपेंडिकुलर टू डेल आर आ गया, ठीक है। हमारा ग्रेडियंट जो आ गया डेल आर के परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि हम अब क्या करेंगे, और डेल आर क्या था? हमारा टेंजेंट था। तो यानी कि जो ग्रेडियंट आ गया वो क्या आ गया? नॉर्मल टू द सरफेस। हेंस प्रूव्ड कि हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट सरफेस होगा वो क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हमने पढ़ लिया डेल क्या होता है, हमने पढ़ लिया ग्रेडियंट क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। अब हम ले लेते हैं एक वेक्टर फंक्शन v और इसका हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस निकालते हैं। सॉरी, डेल डॉट v क्या हो जाएगा? डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप। इसका डॉट करेंगे वेक्टर फंक्शन v के साथ जो है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब जो है i के आई कैप साथ हो जाएगा तो डो बाय डो एक्स वी एक्स और जे डॉट वन हो जाएगा, यानी कि डो बाय डो वाई वी वाई एंड डो बाय डो जेड वी जेड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा डाइवर्जेंस आ गया। अब आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे इसमें कोई भी वेक्टर आई जे के नहीं है, तो यानी कि जो हमारा डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये चीज जरूर नोट करनी है, ये मैं यहां लिख भी देता हूं। द डाइवर्जेंट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन v इज इटसेल्फ अ स्केलर। अब फटाफट से इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं कि हमारे डाइवर्जेंस का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है। तो मैंने यहाँ आपके सामने एक 3 डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें ए वाला जो है लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस लिखा हुआ है मैंने, बी वाला जीरो डाइवर्जेंस और सी वाला पॉजिटिव डाइवर्जेंस लिखा हुआ है। तो ए वाले में लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्यों है? इसमें आप डायग्राम से देखिए कि जो वेक्टर हैं जो डायरेक्शन के वो हर तरफ फैले हुए हैं, मतलब 360 डिग्री में, और जो वेक्टर जो है उसका साइज बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा इसमें जो है लार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब आप सी वाला देखिए, सी वाले में क्या है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो है लेकिन मतलब लार्ज पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वेक्टर साइज बढ़ रहा है। अब बी वाला देखें आप, उसमें क्या है? जीरो डाइवर्जेंस है, यानी कि जो ऊपर वाले वेक्टर है और नीचे वाले वेक्टर हैं दोनों वेक्टर का साइज क्या है? सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर जो है डाइवर्ज नहीं हो रहा है, यानी कि बढ़ नहीं रहा है लेंथ में, तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। और नेगेटिव डाइवर्जेंस कब होगा किसी का भी? जब डायरेक्शन हमारे इनसाइड होंगे। इसके बारे में और हम आगे जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल यूज से हम चार्ज का देखेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होगा, वो चीजें जब हम देखेंगे तब निकालेंगे इसको। चलिए अब आ जाते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, कर्ल। हमने ग्रेडियंट कर लिया, डाइवर्जेंस कर लिया, अब आ गए हम कर्ल पे। कर्ल क्या होता है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन v ले लिया, फिर से हमने वी एक्स आई वी वाई जे और वी जेड के, और जैसे कि a क्रॉस b निकालते हैं वैसे ही डेल क्रॉस v निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फर्स्ट लाइन में i j k आ गए, सेकंड में डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई डो बाय डो जेड आ गया, और थर्ड लाइन में वी एक्स वी वाई वी जेड आ गया। तो जैसे कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही इसका कर्ल आ जाएगा, जैसे a क्रॉस b निकालते हैं वैसे डेल क्रॉस v निकल आया। तो ये क्या आ गया? कर्ल ऑफ अ वेक्टर v। तो इसकी दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं, ये कि जैसे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर, जैसे कि हम डाइवर्जेंस देख रहे थे वो क्या आ रहा था? एक स्केलर आ रहा था, और कर्ल क्या आ रहा है? हमारा एक वेक्टर आ रहा है, जैसे कि a क्रॉस b एक वेक्टर आता है। वैसे ही सेकंड क्या पॉइंट कहता है? कर्ल ऑफ अ स्केलर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कर्ल ऑफ अ, जैसे कि हमारा स्केलर का कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलता है वैसे ही सेम प्रॉपर्टी है, कर्ल ऑफ अ स्केलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये याद रखेंगे प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं फटाफट से इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या हो जाएगा? तो अब आपकी स्क्रीन पे जो ये डायग्राम दिख रहा है ये क्या डिफाइन कर रहा है? एक कर्ल डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कैसे दिख रहा है? कर्ल का मतलब हम जैसे सिंपल वर्ड में इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, कर्ल की कुछ चीज किसी वेक्टर के अराउंड या किसी डायरेक्शन के अराउंड क्या है? कर्ल हो रही है। तो ऐसा वेक्टर जो कर्ल होता है उसको हम डेल क्रॉस v जो आता है हमारा नॉन जीरो आता है, तो यानी कि हैज सम कर्ल इन पॉजिटिव z डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। इसमें भी वही राइट हैंड थंब रूल लगता है जो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है a और b के, ठीक है। तो ये बात तो हो गई हमारी कर्ल की। हमने पढ़ लिया डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल तीनों, और डेल भी पढ़ लिया हमने। अब हम आगे आ जाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इनके बढ़िया। तो ये आ गया अपना एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट डाइवर्जेंस। ए वेक्टर दिया हुआ है, ये k इजिकल्स टू 3x² y i 2y x j और 4xy z² k।
एट पॉइंट 111 इसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यार पॉज एंड ट्राई टू अटेम्प्ट, पहले जो एक अटेम्प्ट करके देखें, ट्राई पॉज करके, उसके 2-3 सेकंड के बाद मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। आई होप आपने पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किया होगा। लेट्स डू द सॉल्यूशन नाउ। तो हमें क्या निकालना, तो ये है अपना सॉल्यूशन, डेल डॉट ए निकालना है हमें। तो डेल डॉट ए कैसे निकलेगा, डो बाय डो एक्स ए एक्स प्लस डो बाय डो वाई ए वाई एंड डो बाय डो जेड ए जेड, यानी कि मैं तीनों का क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, x के साथ ax का, y के साथ ay का और z के साथ az का। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 3x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की जगह 6xy आ जाएगा वो, और इधर 2yx का करेंगे तो 2x बचेगा, y का 1 हो जाएगा, और इधर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8xyz। अब इसमें एट पॉइंट 111 निकालना है, तो 111 पुट कर देंगे। तो वेरी सिंपल, k तो हमारा कांस्टेंट जो था वो बाहर ही था, तो 6 + 2 + 8 ये आ गया हमारा 16k। चलिए फटाफट से अब एक कर्ल का भी एग्जांपल कर ही लेते हैं। तो ये आ गया अपना कर्ल का क्वेश्चन। मैंने वेक्टर b जो दिया हुआ है, कैलकुलेट कर्ल है इसमें, b जो है c कांस्टेंट बाहर, माइनस y i कैप, x j कैप, z k कैप। फिर से मेरा वही अनुरोध रहेगा आपसे कि प्लीज पॉज एंड गिव इट अ ट्राई। तो हम 2-3 सेकंड का मैं आपको पॉज का टाइम दे रहा हूं, 1 2 3। ओके, मैं होप कर रहा हूं आपने पॉज किया होगा। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालना है डेल क्रॉस बी। मैंने आपको बताया कि कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकलता है ये, आई जे के फर्स्ट लाइन में, डो वाली सेकंड लाइन में, और जो उसके वेक्टर थे वो हमारे थर्ड लाइन में आ जाएंगे। सी मैंने कांस्टेंट जो है बाहर ले लिया है, वो अब आई के साथ इसका कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और हम देख रहे हैं जैसे कि माइनस वाई एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, तो आई में 0 0, माइनस जे के अंदर 0 - 0, और के के साथ क्या आ रहा है 1 + 1, यानी कि x का एक था वहां पे और y वहां था। तो डेल क्रॉस b जो आ गया मेरा आ गया 2ck, c जो मेरा कांस्टेंट बाहर था, और डेल क्रॉस b क्या आ गया 2ck आ गया। और मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मिलेंगे, जिसका सोल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे। कर दिया है, जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट करी है वैसे ही उसमें सोल्यूशन पोस्ट कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर सोल्यूशन देखें। ओके, हमने एग्जाम्पल कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेल ऑपरेटर। और ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेल एफ जी, यानी कि एफ और जी जो है इसमें दोनों स्केलर हैं। स्केलर पे कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। सेकंड प्रोडक्ट डेल कैसे ए डॉट बी पे रिएक्ट करेगा, ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। फिर है थर्ड एफ ए, एफ इसमें स्केलर है और ए क्या है, वेक्टर है। फिर फोर्थ है ए क्रॉस बी पे कैसे ऑपरेट करेगा। फिफ्थ है डेल क्रॉस एफ ए, एफ इसमें वही स्केलर और ए हमारा वेक्टर। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, इसमें फिर से 4 टर्म आ गए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज ये नोट कर लें और इसको याद करने का ट्राई करें। कई बार एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा, आपको एमपी में भी हेल्प करेगा ये, और ईएमटी में भी हेल्प करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी हम डबल डिफरेंशिएटिव वाली देख लेते हैं। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल आर ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव्स, वी कैन मेक देम डेल ट्वाइस, वी कैन कंस्ट्रक्ट 5 स्पीसीज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो 5 स्पीसीज क्या आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जो कि डेल स्क्वायर टी आ जाता है, ये लाप्लाशियन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे इसका बहुत यूज देखने वाले हैं। कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ये आ गया डेल क्रॉस डेल टी, हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ग्रेडियंट कर्ल का 0। और थर्ड वाला देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ डाइवर्जेंस, ये एक चीज नोट कर लें, दिस इज नॉट सेम एज लाप्लाशियन। फोर्थ आ गया डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, ये भी 0 होता है। और फिफ्थ कर्ल ऑफ अ कर्ल, ये आ गया हमारा डेल डॉट वी माइनस डेल स्क्वायर वी, ये भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपसे इसमें पूछना चाहूंगा, व्हाई कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज 0। इसका बहुत ही इजी सोल्यूशन है, आप करके देखें, एक बार मैथ्स करने बैठेंगे फटाफट 0 आ जाएगा। और जिससे नहीं हो पाएगा उसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, प्रूफ इसका। बट जिसको आगे जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे आया है, वी विल अप्रिशिएट। तो अब आ जाते हैं हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर ईएमटी एज वेल एज एमपी सब्जेक्ट। तो ये थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस एंड दिस थ्योरम कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। यानी कि एक तो पहली बात ये क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है भैया ये, और सरफेस टू वॉल्यूम जाती है, वॉल्यूम टू सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करने में काम आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, क्लोज सरफेस पे ही काम करती है। और जो हमारा ए वेक्टर है इसमें, वो क्या है, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन विद कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स।
तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा a डॉट डी एस है उसका सरफेस इंटीग्रल को ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है डेल डॉट ए में, यानी कि a डॉट डी एस डेल डॉट ए में डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है वो किस में हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में रख दूंगा, ठीक है, आप जरूर करें, वेरी मजेदार क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो अब हम आगे अगली थ्योरम पे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, ओपन सरफेसेस के लिए होती है और सरफेस टू लाइन इंटीग्रल और लाइन टू सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अगेन इसका हम काफी यूज देखेंगे ईएमटी में, ठीक है। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि क्या होता है। ए डॉट डी आर क्लोज सरफेस सी को ये कन्वर्ट कर देता है डेल क्रॉस ए डॉट डी एस में, और जो कि होता है सरफेस इंटीग्रल। और ये मैं बता दूं कि जो इसमें क्लोज्ड वाला सरफेस होता है, ए डॉट डी आर होता है लाइन इंटीग्रल, वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। अगर हम क्लॉकवाइज दे लेते हैं तो हमें एक नेगेटिव साइन इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी असाइनमेंट में डाल दे रहा हूं। आई होप आप उस चीज को सॉल्व जरूर करेंगे।